नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और आपका स्वागत है इस चैनल पर, जहां हर रात आप सुनते हैं डार्क, मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग स्टोरीज। अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और डिटेक्टिव कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है। लंदन की धुंध भरी गलियों में, जहां हर कॉर्नर पर एक राज छुपा होता है और हर शैडो किसी न किसी खतरे का इशारा करती है, मैंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा यहीं गुजारा है। मेरे लिए क्राइम सिर्फ जुर्म नहीं होता, वो एक पजल होता है जिसे सॉल्व करना मुझे सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि एक अजीब सी इनर पीस देता है। लेकिन 24 अप्रैल 1991, उस शाम कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी, मगर ये सिर्फ मौसम की वजह से नहीं थी। ये ठंडक किसी अनजान खतरे की थी, जो मुझे अपनी हड्डियों तक महसूस हो रहा था। मैं अपने कमरे में 221B बेकर स्ट्रीट पर अपनी पुरानी वुडन टेबल के सामने बैठा था। सामने मेरा ट्रस्टेड दोस्त और कंपेनियन डॉक्टर जॉन वॉटसन खामोशी से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कभी-कभी उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाते, शायद किसी हेडलाइन ने उसका ध्यान खींच लिया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी पाइप जलाई और स्मोक के छोटे-छोटे सर्कल्स के बीच अपनी सोचों को अरेंज करने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। मोरियार्टी, ये नाम मेरे लिए नया नहीं था। पिछले कई महीनों से मैं उसके ब्लैक एम्पायर की लेयर्स को पील कर रहा था। वो कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस था। एक मैथमेटिशियन, एक फिलोसोफर और क्राइम वर्ल्ड का ऐसा मास्टरमाइंड जिसकी इंटेलिजेंस मेरे लिए भी चैलेंज बन चुकी थी। उसका नेटवर्क लंदन की गलियों से लेकर यूरोप के कोने-कोने तक फैला हुआ था। थेफ्ट, मर्डर, ब्लैकमेल, हर क्राइम के पीछे उसकी शैडो थी। लेकिन प्रूफ? एक भी सॉलिड प्रूफ नहीं। वो इतना क्लेवर था कि अपने हाथ कभी गंदे नहीं करता था। पिछले 3 महीनों से मैं उसकी मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा था। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें मैंने उसका हर स्टेप नोट किया हुआ था। उसकी हर स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करता रहा, मगर जितना मैं उसके करीब जाता, उतना ही वो मुझसे दूर होता जाता। और अब मुझे एहसास हो चुका था, ये गेम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का नहीं रहा, ये गेम अब सर्वाइवल का था। मैं धीरे से बोला, वॉटसन। उसने न्यूज़पेपर से नजर उठाई। उसकी आंखों में वही पुरानी क्यूरियोसिटी थी। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। क्या बात है होम्स? उसने पेपर फोल्ड करते हुए कहा। तुम आज कुछ डिस्टर्ब्ड लग रहे हो। डिस्टर्ब्ड नहीं वॉटसन, अलर्ट। मैंने गहरी सांस ली। मैं कुछ वक्त से एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा हूं जो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा थ्रेट है। वॉटसन की आंखें फैल गईं। कौन? प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी। जैसे ही उसका नाम कमरे में गूंजा, एक अजीब सी साइलेंस छा गई। मोरियार्टी, वॉटसन ने भौं सिकोड़कर कहा। वो प्रोफेसर? रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियन? हाँ वॉटसन, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर सड़क पर थिक फॉग फैली हुई थी। वो बाहर से जेंटलमैन दिखता है, लेकिन अंदर से क्राइम का स्पाइडर वेब बुनता है जिसे आम इंसान समझ भी नहीं सकता। फिर धीरे से बोला, और अब वो मेरे पीछे है। मेरे पीछे? वॉटसन की आवाज कांप उठी। मगर क्यों? क्योंकि मैंने उसके एम्पायर को चैलेंज कर दिया है। मैंने कहा, मेरे कई लोग जेल भेज चुका हूं, और अब वो जानता है अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। वॉटसन कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, होम्स, अगर वो इतना डेंजरस है तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पलटा। वॉटसन,
अब गॉशन एक ऑप्शन नहीं रहा, वो मुझे हंट कर रहा है। और ये गेम तब तक रुकने वाला नहीं था। उसी रात मैंने एक सख्त डिसीजन लिया। मुझे वॉटसन को और ज़्यादा डेंजर में नहीं डालना था। मैं जानता था मोरियार्टी के गूंज मेरे हर मूव पर नज़र रखे हुए हैं। मेरे घर के बाहर रोड पर खड़े वो अनजान चेहरे जो हर रात बदलते थे, मुझे साइलेंटली वॉर्न कर रहे थे, टाइम इज़ रनिंग आउट। लंदन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे मोरियार्टी से एक बार फेस टू फेस मिलना था। अगली सुबह मैं अपने रूम में कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स कलेक्ट कर रहा था। तभी नॉक नॉक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। सामने एक अननोन आदमी खड़ा था। उसने बिना आंखों में देखे एक एनवेलोप मेरी तरफ बढ़ाया और बिना एक लफ्ज़ बोले वहां से चला गया। मैंने एनवेलोप खोला। अंदर एक छोटा सा नोट था। सिर्फ इतना लिखा हुआ, शाम 6 बजे स्टैंड पर अकेले आना, J.M. मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। J.M. मोरियार्टी। वो मुझे बुला रहा था। मैं जानता था ये एक ट्रैप हो सकता है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर मुझे उसे रोकना था तो मुझे उसका सामना करना ही होगा। शाम होते ही मैंने अपना कोट पहना, रिवॉल्वर पॉकेट में रखी और मैं स्टैंड की तरफ चल पड़ा। फॉग और ज़्यादा घनी हो चुकी थी। रोड ऑलमोस्ट खाली थी। हर कदम के साथ मेरी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां मोरियार्टी ने मिलने को कहा था, एक पुरानी अबैंडन्ड बिल्डिंग के सामने। तभी धुंध के बीच से एक लंबी पतली शैडो उभरी। उसका चेहरा ठंडा, एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक, मगर उसकी आंखों में ऐसी शाइन थी जो बता रही थी ये वही शख्स है जिसका मुझे इंतजार था। मिस्टर होम्स, उसने स्लो और आइसी आवाज में कहा, आखिरकार हम मिल ही गए। प्रोफेसर मोरियार्टी, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्टेडी रखते हुए। लगता है ये मुलाकात काफी वक्त से पेंडिंग थी। उसने हल्की सी स्माइल की, लेकिन उस स्माइल में वार्मथ नहीं, सिर्फ एक हंटर की क्रूएल्टी थी। आपने मेरे लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं होम्स, मगर अब ये सब खत्म होने का वक्त आ गया है। उसके लफ्जों में सिर्फ बात नहीं थी, एक डेंजरस प्रॉमिस था। और उस पल मुझे समझ आ गया, ये मीटिंग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टेस्ट होने वाली है। मैं उस सुनसान रोड पर खड़ा था, फॉग के समंदर के बीच, और सामने प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की कोल्ड, इमोशनलेस फिगर। उसकी आंखों में वो शाइन थी जो किसी नॉर्मल इंसान की नहीं होती। वो एक प्रेडेटर था और मैं उसका टारगेट। लेकिन मैं शर्लॉक होम्स हूं। मैंने कभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और आज भी ऐसा नहीं होने वाला था। आपने काफी दूर तक गेम खेल लिया है होम्स, उसने अजीब सी काम आवाज में कहा, मगर हर गेम का एंड होता है, और यहां आपकी मूव्स खत्म हो चुकी हैं। मैं उसकी तरफ देखता रहा, उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व करता हुआ। उसका लंबा पतला जिस्म हल्का सा झुका हुआ था, बिल्कुल किसी ओल्ड प्रोफेसर की तरह, जैसे अपनी बुक्स के बीच खड़ा हो। मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। वो बुक्स का कीड़ा नहीं था, वो एक जहरीला सांप था जो किसी भी सेकंड स्ट्राइक कर सकता था। गेम अभी खत्म नहीं हुआ प्रोफेसर, मैंने कहा। जब तक चेस बोर्ड पर एक भी पीस बाकी है, गेम चलता रहता है, और मैं अभी भी खड़ा हूं। उसने धीरे से सर हिलाया, जैसे मेरे लफ्जों पर सूझ रहा हो। फिर उसके होठों पर एक पतली क्रूएल स्माइल आ गई। आपकी ये जिद ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है होम्स। आप सोचते हैं आप मुझे रोक सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते मेरा एम्पायर कितना बड़ा है। आपने कुछ पॉन्स हटा दिए हैं, मगर किंग अभी जिंदा है, और वो किंग आप हो। लेकिन हर किंग को, मैंने उसकी बात कंप्लीट की, एक दिन अपना थ्रोन छोड़ना पड़ता है मोरियार्टी, और मैं वही हूं जो आपको वहां तक लेकर जाएगा। उसकी स्माइल गायब हो गई, उसकी आंखें नैरो हो गई, और एक पल के लिए मुझे लगा वो मुझ पर झपट पड़ेगा, मगर वो अपनी जगह पर ही फ्रोजन रहा। फिर धीरे से बोला, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं होम्स, लेकिन क्या आपने सोचा है
आपकी ये जिद आपके दोस्तों को कितने डेंजर में डाल रही है? डॉक्टर वॉटसन, मिसेस हडसन, अगर मेरा नेक्स्ट टारगेट वो बन गए तो? उसके अल्फाज मेरे सीने में ठंडी सुई की तरह चुभ गए। वॉटसन का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में उसका चेहरा उभर आया, वो सॉफ्ट, लॉयल फेस जो हर खतरनाक मिशन में मेरे साथ खड़ा रहा था। मैंने अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, मगर अंदर ही अंदर आग भड़क चुकी थी। उन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मेरी टोन में एक क्लियर वार्निंग थी। मोरियाटी हल्की सी हंसी हंसा। थ्रेट्स होम्स, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं था, मगर रिलैक्स करें, मेरा मेन टारगेट सिर्फ आप हैं। अगर आप अभी इस गेम से हट जाते हैं तो शायद आपके दोस्त सेफ रह जाएं। हट जाऊं? मैंने उसकी तरफ हार्ड स्टेयर करते हुए कहा। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं मोरियाटी, मैं कभी पीछे नहीं हटता। तो फिर रेडी रहिए, उसने अपनी पॉकेट से छोटी सी वॉच निकालते हुए कहा। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मैंने अपने आदमी आपके पीछे लगा दिए हैं। आप जितना भागे, जितना छुपे, वो आपको ढूंढ ही लेंगे, और जिस दिन उन्होंने आपको पकड़ लिया उस दिन ये कहानी खत्म। उसके लफ्जों में एक फाइनलिटी थी जो मुझे हिला गई, मगर मैंने खुद को कंट्रोल किया। वील सी प्रोफेसर, मैंने कहा, यह स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई है। उसने वॉच वापस पॉकेट में डाली और धीरे धीरे फॉग के अंदर रिट्रीट कर गया। गुड बाय होम्स, उसकी आवाज हवा में घुलने लगी। अगली बार जब हम मिलेंगे वो आपकी लास्ट मीटिंग होगी। और फिर वो धुंध में ऐसे गायब हो गया जैसे कोई घोस्ट जो अचानक वैनिश हो जाता है। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा, सराउंडिंग साइलेंस को सुनता हुआ। मेरे दिमाग में थॉट्स का स्टॉर्म चल रहा था। मोरियाटी अपनी मूव चल चुका था, अब मेरी बारी थी। मैं तेजी से बेकर स्ट्रीट की तरफ निकला। रास्ते में हर शैडो, हर फुटस्टेप मुझे अलर्ट कर रहा था। मुझे पता था मोरियाटी के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मुझे यह भी मालूम था अगर मैं लंदन में रुक गया तो सिर्फ मैं नहीं, वॉटसन और मिसेस हडसन भी डेंजर में आ जाएंगे। मुझे यहां से निकलना होगा। जब मैं अपने रूम में पहुंचा, वॉटसन वहीं बैठा हुआ था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो खड़ा हो गया। होम्स, आप कहां गए थे? आपका चेहरा इतना पेल क्यों है? वॉटसन, मैंने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करते हुए कहा, हमें बात करनी है, मगर पहले मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी होंगी। मैंने अपनी डेस्क से कुछ पेपर्स उठाए, वो नोट्स जो मैंने मोरियाटी के क्राइम्स पर लिखे थे। उन्हें एक एनवलप में डाला और वॉटसन को दे दिया। इसे संभाल कर रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंचा देना। होम्स, वॉटसन ने एनवलप लेते हुए एंग्शियस टोन में कहा, आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ हो जाए? ये सब क्या चल रहा है? मैंने गहरी सांस ली और उसे सब बता दिया। मोरियाटी से मीटिंग, उसकी थ्रेट्स और ये हकीकत कि अब मेरी जिंदगी रिस्क में है। वॉटसन की आंखें धीरे धीरे वाइड होती गईं। जब मैं चुप हुआ, वो कुछ लम्हों तक साइलेंट रहा, फिर बोला, होम्स, आप ये सब अकेले नहीं कर सकते, मैं आपके साथ हूं। नहीं वॉटसन, मैंने सख्ती से कहा, आप मेरे साथ नहीं आ सकते। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अकेला लड़ूंगा, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे यहां से निकलना होगा, आज रात ही। कहां? वॉटसन ने पूछा। कॉन्टिनेंट की तरफ, मैंने कहा। मुझे लंदन छोड़ना होगा। मोरियाटी के आदमी मेरे पीछे हैं। अगर मैं यहीं रहा तो वो मुझे ढूंढ लेंगे, मगर अगर मैं भाग गया तो शायद मैं उन्हें अपने पीछे खींच सकूं और तुम सेफ रह सको। वॉटसन कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नो आर्ग्यूमेंट्स वॉटसन, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। कल सुबह तुम यहां से निकल जाना और कल सुबह मेरे भाई माइक्रॉफ्ट से मिलना। उसे सब कुछ बता देना, वो जानता होगा कि क्या करना है। उसी रात मैंने अपना छोटा सा बैग रेडी किया, कुछ कपड़े, मेरी रिवॉल्वर और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स। मिसेस हडसन को बिना कुछ बताए
मैं रात के अंधेरे में 221B बेकर स्ट्रीट से निकल पड़ा। लंदन का फॉग मुझे अपनी बाहों में लेने लगा। मैंने पीछे मुड़कर अपना घर एक आखिरी बार देखा। मुझे नहीं पता था क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं। मैं विक्टोरिया स्टेशन की तरफ बढ़ा। प्लान सिंपल था, वहां से यूरोप जाने वाली पहली ट्रेन। मगर जैसे ही स्टेशन के करीब पहुंचा, मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैंने पीछे देखा। फॉग के अंदर 2 शैडोज मेरी डायरेक्शन में मूव कर रही थीं। मोरियार्टी के आदमी। मैंने स्पीड बढ़ाई, उन्होंने भी। स्टेशन के बाहर एक कार खड़ी थी और उसमें से तीसरा शख्स उतर गया। अब मेरे पास कोई एस्केप रूट नहीं था। मैंने रिवॉल्वर निकाली और एक अंधेरी गली की तरफ भाग पड़ा। ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था और मुझे पता था ये मेरी जिंदगी का सबसे डेंजरस गेम होगा। मैं उस डार्क एली में भाग रहा था, हाथ में रिवॉल्वर। पीछे मोरियार्टी के गूंज के फुटस्टेप्स तेज होते जा रहे थे। लंदन का फॉग कभी शील्ड बन जाता, कभी ट्रैप। हर शैडो में डेंजर, हर कॉर्नर के पीछे एनिमी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक थॉट रिपीट हो रहा था, विक्टोरिया स्टेशन, मुझे वहां पहुंचना ही होगा। अगर मैं यहीं रुक गया, ये मेरी लास्ट नाइट होगी। मैंने अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करनी चाहिए। मेरे शूज ग्राउंड पर हेवी साउंड कर रहे थे। कोट की पॉकेट में रिवॉल्वर का वेट हर स्टेप पर याद दिला रहा था, ये फाइट अब डेडली हो चुकी है। गली के एंड पर एक फेंट लाइट दिखी, शायद कोई रेड लैंटर्न। मैं उसी तरफ भागा। तभी पीछे से एक चिल्लाहट गूंजी। वहां है वो, एक रफ आवाज चीखी। मैंने मुड़कर देखा। फॉग के अंदर 3 फिगर्स क्लियरली नजर आ रही थीं। वो फास्ट मेरी तरफ आ रहे थे। अब सोचने का वक्त नहीं था। मैंने रिवॉल्वर उठाई और हवा में एक शॉट फायर कर दिया। गन शॉट की एको ने पूरी गली की साइलेंस तोड़ दी। वो एक सेकंड के लिए रुक गए, शायद शॉक में। यही मेरा चांस था। मैं गली से बाहर निकला और एक बिजी रोड पर आ गया। वहां अभी भी कुछ लोग मौजूद थे, नाइट वर्कर्स, लेट रिटर्न करने वाले पेडेस्ट्रियंस। मैंने अपना कोट एडजस्ट किया, रिवॉल्वर पॉकेट में छुपाई और क्राउड में मर्ज हो गया। पीछे के फुटस्टेप्स धीमे पड़ गए, मगर मुझे मालूम था वो मुझे छोड़ने वाले नहीं। विक्टोरिया स्टेशन अब ज्यादा दूर नहीं था। मैंने पेस तेज रखी, लेकिन हर कदम सोच समझकर। मुझे पता था मोरियार्टी का नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है, स्टेशन में, ट्रेन में, शायद मेरे आसपास के पैसेंजर्स के बीच भी। हर चेहरा सस्पिशियस लग रहा था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां का नॉइज मेरे लिए रिलीफ बन गया। क्राउड, अनाउंसमेंट्स, ट्रेन्स की सीटियां, ये सब मेरी टेम्पररी शील्ड थी। मैंने टिकट काउंटर देखा। यूरोप के लिए पहली ट्रेन। मैंने कैंटरबरी का टिकट लिया, जो आगे फ्रांस फेरी से कनेक्ट होता था, मगर साथ ही ये भी इंश्योर किया कि कोई मेरी मूवमेंट्स नोटिस न करे। ट्रेन में चढ़ते वक्त मैंने एक बार फिर पीछे देखा। फॉग में कोई क्लियर शेप नजर नहीं आई, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी सीट ली और विंडो से बाहर झांका। ट्रेन धीरे धीरे मूव करने लगी और मेरे साथ साथ मेरा टेंशन भी हल्का हुआ। मगर ये सुकून ज्यादा देर न रहा। ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक आदमी आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, मीडियम एज का आदमी, चीप सा सूट, हाथ में छोटा सा बैग। मगर उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी शाइन थी जो मुझे पहले से फेमिलियर लगी। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट स्क्रीम कर रहा था, क्या ये मोरियार्टी का आदमी है? मैंने नज़र विंडो पर रखी, मगर पेरिफेरल विजन से उस पर वॉच करता रहा। उसने अपना बैग खोला और एक न्यूज़पेपर निकाला, पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था उसकी आंखें बार बार मुझ पर उठ रही हैं। मैंने कोट की पॉकेट में हाथ डाला और रिवॉल्वर को हल्का सा टच किया। उस कोल्ड मेटल ने मुझे अजीब सी स्ट्रेंथ दे दी। कैंटरबरी पहुंचने से पहले ही मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे अपना प्लान चेंज करना होगा। अगर मोरियार्टी के लोग मेरे पीछे हैं तो उन्हें लग रहा होगा मैं फ्रांस जा रहा हूं। मुझे उन्हें कंफ्यूज करना था। जब ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी, मैं तुरंत खड़ा हुआ और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। वो आदमी मेरे पीछे नहीं आया, मगर मुझे यकीन था उसने मुझे नोटिस कर लिया था। स्टेशन से निकलते ही मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ ली, इस बार वापस लंदन की तरफ। ये रिस्की मूव था, लेकिन जरूरी भी। अगर मैं उन्हें ये बिलीव करा दूं कि मैं लंदन में हूं, तो शायद वो मेरा रियल रूट मिस कर दें।
लंदन पहुंचकर मैंने अपने भाई माइक्रॉफ्ट को मैसेज भेजा। वो मेरे फैमिली का वाहिद शख्स था जिस पर मैं अंधा भरोसा करता था। गवर्नमेंट में हाई पोजीशन और दिमाग शायद मुझसे भी तेज। मैंने लिखा, एंड डेंजर, नीड योर हेल्प। उसी रात मैं माइक्रॉफ्ट के घर पहुंचा। मुझे देखते ही बोला, शर्लॉक, तुमने इस बार बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। मुझे पता है, मैंने कहा, लेकिन यह खतरा सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे लंदन के लिए है। मोरियार्टी को रोकना होगा। माइक्रॉफ्ट ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। मैं फ्रांस के लिए बोट अरेंज कर देता हूं, वहां से तुम स्विट्जरलैंड चले जाना। स्विट्जरलैंड? मैंने आईब्रोज रेज की। हाँ, उसने कहा, वहां के माउंटेन्स तुम्हें हाइड होने का चांस देंगे, और अगर मोरियार्टी तुम तक पहुंच गया तो कम से कम तुम्हारे पास फाइट करने का टेरेन होगा। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर हां कर दी। प्लान सॉलिड था। अगली सुबह मैं एक बोट पर था जो मुझे फ्रांस ले जा रही थी। समुंदर की लहरें मेरे सामने डांस कर रही थीं, मगर मेरा दिमाग अभी भी लंदन में अटका हुआ था। वॉटसन, मिसेस हडसन और वो शैडो जो मेरे पीछे लगी हुई थी। फ्रांस पहुंचकर मैंने ट्रेन्स चेंज करते हुए अपना रास्ता बनाया। हर स्टेशन पर अलर्ट, हर अजनबी चेहरा सस्पेक्ट, हर आवाज पर रिएक्शन। मुझे पता था मोरियार्टी का वेब यूरोप तक फैला हुआ है, मगर मुझे ये भी पता था अभी के लिए मैं उससे एक स्टेप आगे हूं। कई दिन की ट्रैवल के बाद मैं स्विट्जरलैंड बॉर्डर पहुंच गया। ठंडी हवा और ऊंचे पहाड़ मेरे लिए नया बैटलफील्ड बन चुके थे। मैंने एक छोटे से विलेज में रुकने का डिसीजन लिया, मायरिंगन, एक क्वाइट जगह, राइकनबैक फॉल्स के पास। मैंने सोचा शायद यहां मुझे थोड़ी पीस मिल जाए, मगर ये पीस ज्यादा देर नहीं टिकी। एक सुबह जब मैं अपने होटल रूम की विंडो से बाहर देख रहा था, मुझे दूर एक फिगर नजर आई। वो काफी दूर थी, मगर उसकी वॉक मुझे इंस्टेंटली पहचानी हुई लगी। मैंने बाइनोकुलर निकाली और फोकस किया। फेस क्लियर नहीं था, मगर उसका टॉल थिन फ्रेम और कोल्ड पॉस्चर सब कुछ कह रहा था। वो मोरियार्टी था। वो मुझे ढूंढ चुका था। मैंने अपनी रिवॉल्वर चेक की, बैग रेडी किया। गेम अब फाइनल स्टेज में आ चुका था, और मुझे पता था अगली मुलाकात मेरी जिंदगी की सबसे डेंजरस मुलाकात होगी। मैं अपने कमरे की विंडो के पास खड़ा था, और मेरी बाइनोकुलर्स के लेंस में प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी की धुंधली सी शैडो धीरे धीरे क्लियर हो रही थी। स्विट्जरलैंड की बर्फीली हवा मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। डेंजर की आग, चैलेंज की आग। वो यहां था। उसने मुझे ढूंढ लिया था। मैं जानता था ये मोमेंट कभी ना कभी आना ही था, मगर जब ये सच में मेरे सामने आया तो मेरे दिल की धड़कनें अनकंट्रोलेबल हो गईं। मैंने बाइनोकुलर्स नीचे रखी और अपनी रिवॉल्वर चेक की। बुलेट्स लोडेड थीं, और ट्रिगर मेरे लिए एक पुराने दोस्त जैसा फेमिलियर था। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और रूम से बाहर निकलने की प्रिपरेशन कर ली। मायरिंगन की क्वाइट गलियां अब मेरे लिए सेफ नहीं रही थी। मोरियार्टी यहां था, और जहां वो होता है वहां डेंजर अपने पीक पर होता है। मैं विलेज के उस छोटे से इन के ओनर को कुछ कॉइन्स दिए। उसने कुछ पूछा नहीं, और मैं बिना पीछे देखे क्वाइटली निकल गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, मुझे राइकनबैक फॉल्स की तरफ जाना होगा। वो जगह जो अपने मैसिव वाटरफॉल और डेडली क्लिफ्स के लिए मशहूर थी। शायद ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी हो। अगर मुझे मोरियार्टी को हराना है तो मुझे उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां उसका वेब मेरे खिलाफ काम ना करे। मैं गांव से बाहर निकला और माउंटेन ट्रेल की तरफ बढ़ने लगा। हवा में नमी थी, और दूर से वाटरफॉल की रोर मेरे कानों तक पहुंच रही थी। हर स्टेप पर मैं अलर्ट था। मेरी नज़र हर ट्री, हर रॉक के पीछे मूवमेंट ढूंढ रही थी। मैं जानता था मोरियार्टी अकेला नहीं होगा, उसके मैन कहीं ना कहीं हाइड होंगे, मगर आज मुझे सिर्फ उससे डील करना था। रास्ते में एक हाई क्लिफ के पास रुककर मैंने नीचे वैली में देखा। राइकनबैक फॉल्स का फ्लो नीचे सिल्वर रिबन की तरह चमक रहा था। पानी की वायलेंट स्पीड और उसकी थंडरस आवाज मेरे लिए एक स्ट्रेंज सा म्यूजिक बन चुकी थी। मैंने सोचा अगर ये मेरी लास्ट फाइट होने वाली है
तो इससे बेटर बैटलफील्ड हो ही नहीं सकता। यहां नेचर मेरे साथ होगी या शायद मेरे अगेंस्ट। मैं आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद मुझे एक नैरो पाथ दिखाई दिया जो वाटरफॉल के करीब जा रहा था। 2 चट्टानों के बीच से गुजरता हुआ एक टाइट सा ट्रेल। मैंने वही रूट चूज किया। मेरे बूट्स वेट सॉइल पर स्लिप हो रहे थे, मगर मैं खुद को बैलेंस करता रहा। इस दौरान वॉटसन का चेहरा बार बार मेरे माइंड में आ रहा था। तब मैंने डिसाइड किया, मुझे उसे एक लेटर लिखना होगा। अगर मैं यहां से जिंदा नहीं निकला तो कम से कम उसे सच पता होना चाहिए। मैं एक रॉक के पास रुक गया, बैग खोला और पेपर निकाला। कोल्ड की वजह से मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने लिखना शुरू किया। डियर वॉटसन, जब तुम ये पढ़ोगे शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मैं राइकनबैक फॉल्स पर हूं और यहां मेरी मुलाकात प्रोफेसर मोरियार्टी से होने वाली है। वो मेरे पीछे है और मुझे पता है ये हमारा फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होगा। मैंने तुम्हें हमेशा डेंजर से दूर रखने की कोशिश की। अगर मैं हार गया तो माइक्रॉफ्ट को सब बता देना। मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कॉटलैंड यार्ड तक पहुंचा देना। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड रहे हो वॉटसन। मुझे तुम पर फख्र है। शर्लॉक होम्स। मैंने लेटर फोल्ड किया और बैग में रख लिया। अगर मैं मर गया तो शायद कोई उसे वॉटसन तक पहुंचा दे। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और फिर आगे बढ़ गया। वाटरफॉल की रोर अब और ज्यादा लाउड हो चुकी थी। मैं उस नैरो लेज पर पहुंच चुका था जहां नीचे डीप गॉर्ज थी और ऊपर टावरिंग क्लिफ्स। ये परफेक्ट स्पॉट थी, या शायद सबसे डेंजरस। तभी मुझे पीछे से हल्की सी फुटस्टेप सुनाई दी। मैं धीरे से पलटा। फॉग के बीच एक टॉल थिन शैडो स्लो मोशन में मेरी तरफ आ रही थी। उसकी वॉक में कोई हरी नहीं थी, जैसे वो जानता हो कि मेरे पास अब कोई एस्केप नहीं बचा। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे एम किया। मोरियार्टी, मैंने धीमी आवाज में कहा, वाटरफॉल की थंडर के ऊपर अपनी वॉइस को पुश करते हुए। वो मेरे सामने रुक गया और उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान उभर आई। उसका चेहरा बिल्कुल कोल्ड था, मगर उसकी आंखों में वही प्रेडिटर शाइन थी जो मैंने लंदन में देखी थी। होम्स, उसने अजीब सी काम वॉइस में कहा, आप बहुत दूर तक भागे, लेकिन अब यहां कोई नहीं जो आपको बचा सके। मैंने रिवॉल्वर स्टेडी रखी। मुझे बचाने की जरूरत नहीं, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं यहां आपके लिए आया हूं। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। आपकी ये जिद ही आपको यहां ले आई है, वो बोला। मगर अब गेम ओवर। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैं जानता था वो भी एक इंसान ही है। उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था, मगर मोरियार्टी की कनिंग पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मेन कहाँ हैं? मैंने पूछा। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मेन? मुझे उनकी जरूरत नहीं। ये हमारा पर्सनल मैच है होम्स, सिर्फ तुम और मैं। उसके वर्ड्स ने मुझे एक सेकंड के लिए हिला दिया। क्या वो सच बोल रहा था या ये भी कोई माइंड गेम था? मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। फॉग, रॉक्स, वाटरफॉल और हम दोनों। बस 2 माइंड्स, 2 दुश्मन, एक नैरो नेज जिसके नीचे मौत खड़ी थी। आपने बहुत कुछ बर्बाद किया है होम्स। वो एक स्टेप आगे बढ़ा। मेरा एम्पायर, मेरी प्लानिंग, सब कुछ। मगर अब मैं इसे यहीं खत्म करूंगा। मैंने रिवॉल्वर सीधी उसकी तरफ पॉइंट की। एक और स्टेप मोरियार्टी और ये आपका लास्ट स्टेप होगा। वो रुक गया, मगर उसकी स्माइल गायब नहीं हुई। आप मुझे शूट नहीं करेंगे, ये आपका स्टाइल नहीं है होम्स। आप लॉ के आदमी हो। मैंने लो वॉइस में कहा, यहां लॉ नहीं है, यहां सिर्फ हम हैं। उसने कुछ पल मुझे देखा, जैसे मेरे लफ्जों का वेट समझ रहा हो, फिर बोला, तो फिर ये एक ऑनरेबल फाइट होगी। नो वेपन्स, सिर्फ इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ। मैंने एक सेकंड सोचा। गन से सब कुछ खत्म हो सकता था, मगर वह सही कह रहा था। यह मेरा तरीका नहीं था। मैंने रिवॉल्वर नीचे की और कोट में डाल दी। फाइन, मैंने कहा, मगर यहां कोई रूल्स नहीं होंगे। उसकी आंखों में डेंजरस शाइन आ गई।
मुझे इससे कम की उम्मीद भी नहीं थी, और बिना किसी वार्निंग के वो मुझ पर टूट पड़ा। उसकी स्पीड मेरी इमेजिनेशन से भी तेज थी। मैंने रिफ्लेक्स में उसका हाथ पकड़ ली और हम दोनों उस नैरो पाथ पर एक दूसरे से टकरा गए। नीचे वाटरफॉल का थंडर, ऊपर साइलेंट क्लिफ्स, ये हमारा फाइनल बैटलफील्ड था। मुझे पता था यहां से सिर्फ एक ही जिंदा निकलेगा। मैं प्रोफेसर जेम्स मोरियार्टी के साथ ग्रैपल कर रहा था। राइकनबाग फॉल्स की रोर मेरे कानों को चीर रही थी। नीचे गॉर्ज में पानी का वायलेंट फ्लो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। उसकी ग्रिप आयरन जैसी स्ट्रांग थी और उसकी आंखों में वो मैडनेस थी जो बता रही थी वो लास्ट ब्रेथ तक लड़ेगा। मगर मैं शर्लॉक होम्स हूं। मैंने कभी हार नहीं मानी और आज भी नहीं। उसने मेरा शोल्डर पकड़कर मुझे क्लिफ की तरफ पुश किया। मैंने अपने बूट्स ग्राउंड में जमाए और उसका आर्म ट्विस्ट कर दिया। उसकी सांसें हैवी हो चुकी थीं, चेहरा स्वेट से भीग गया था, फिर भी वो कोल्ड स्माइल। तुम हार चुके हो होम्स, वो हफिंग के साथ बोला। यहां से कोई रास्ता नहीं। रास्ता हमेशा होता है, मैंने जवाब दिया, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे पीछे ढकेलते हुए। आपके लिए भी मोरियार्टी, सीधा नीचे। मेरे वर्ड्स ने उसे एक स्प्लिट सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट कर दिया और मैंने वही मोमेंट यूज किया। मैंने उसका बाजू जोर से मोड़ा और उसे दूर ढकेलने की कोशिश की, मगर वो रेडी था। उसने मेरा कोट पकड़ लिया और मुझे अपने साथ खींचने लगा। हम दोनों उस नैरो एज पर लड़खड़ा रहे थे, नीचे सिर्फ मौत और हवा में पानी के छींटे। मैंने अपने माइंड को काम करने की कोशिश की। ये नॉर्मल फाइट नहीं थी। ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं थी, ये माइंड गेम भी था। मैंने अपना पुराना ट्रेनिंग याद किया, बॉक्सिंग, बाटिट्सू, जापानीज रेसलिंग टेक्निक्स जो मैंने सालों पहले सीखी थी। मैंने अपनी स्टैंस चेंज की, बॉडी का वेट नीचे लाया और एक शार्प जोल्ट के साथ उसकी ग्रिप लूज करने की कोशिश की। वो एक स्टेप पीछे गया, मगर उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में मैडनेस थी। अगर मैं गिरा, उसने दांत पीस कर कहा, तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। वील सी, मैंने कोल्ड वॉइस में कहा। और फिर मैंने अपनी लास्ट स्ट्रेंथ लगा दी। मैंने पूरी पावर से उसे अपने से दूर ढकेला। उसका पांव स्लिप हुआ और वो एज की तरफ लुढ़क गया, मगर लास्ट मोमेंट में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसके साथ खिंच गया। अब हम दोनों क्लिफ के किनारे लटक रहे थे। मेरे फिंगर्स रॉक को पकड़े हुए थे और उसका बॉडी हवा में झूल रहा था। नीचे वाटरफॉल और ज्यादा गरज रहा था, जैसे हमें बुला रहा हो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी सैटिस्फैक्शन। ये खत्म हो गया होम्स, उसने धीरे से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया, तुम्हारे लिए। मैंने अपनी दूसरी आर्म से रॉक को और टाइट पकड़ा और अपने बूट से उसे नीचे पुश कर दिया। उसकी ग्रिप ढीली हुई और एक चिलिंग स्क्रीम के साथ वो नीचे गिर गया। मैंने उसकी बॉडी को फॉग और वायलेंट वाटर में डिसॉल्व होते देखा। राइकनबैक फॉल्स ने उसे निगल लिया। मैं कुछ लम्हों तक वहीं लटका रहा, ब्रीदिंग कंट्रोल करता हुआ। आर्म्स पेन से चीख रही थीं, बॉडी फटीग से कांप रही थी, लेकिन मैं जिंदा था। धीरे धीरे मैंने खुद को ऊपर पुल किया और उस नैरो पाथ पर गिरकर लेट गया। वाटरफॉल की ठंडी बूंदें मेरे फेस पर गिर रही थीं और पहली बार मुझे फील हुआ मैं वाकई बच गया हूं। कुछ देर बाद मैं उठा, आसपास देखा। कोई नहीं था, न मोरियार्टी, न उसके मेन, सिर्फ मैं और मेरे सामने नेचर की टेरिफाइंग साइलेंस। मैंने बैग से वॉटसन के लिए लिखा हुआ लेटर निकाला, उसे दोबारा पढ़ा और फिर एक रॉक के नीचे रख दिया। अगर कोई मुझे ढूंढने आए तो ये उन्हें मिल जाए। तभी मुझे फुटस्टेप्स सुनाई दिए। मैंने तुरंत पीछे देखा। फॉग के अंदर एक और फिगर उभरी। ये मोरियार्टी नहीं था, ये उसका ट्रस्टेड मैन था, कर्नल सेबेस्टियन मोरैन। उसके हाथ में राइफल थी। मैं समझ गया, गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। मोरियार्टी मर चुका था, मगर उसका वेब अभी जिंदा था। मेरे पास दो चॉइसेस थीं, फाइट या एस्केप। मैंने एस्केप चूज की। मैंने रिवॉल्वर निकाली और हवा में एक शॉट फायर किया, बस एक डिस्ट्रैक्शन के लिए। फिर मैं उस नैरो ट्रेल से नीचे की तरफ भाग पड़ा। पीछे से गन शॉट आई।
रॉक पीसेस मेरे पास से उड़ गए, मगर मैं नहीं रुका। मैं स्लोप पर स्लिप करता हुआ नीचे उतरता गया, जब तक फॉग ने मुझे कंप्लीटली कवर नहीं कर लिया। मैं मैरिंगन वापस नहीं गया। इंस्टेड माउंटेन्स के बीच एक हाइडिंग स्पॉट ढूंढी। मुझे पता था मोरियार्थी और बाकी लोग मुझे डेड समझ लेंगे। वाटरफॉल के पास मेरे फुटप्रिंट्स और वो लेटर, यही उनके लिए प्रूफ होगा। अगले कुछ दिन मैंने पहाड़ों में गुजारे, कपड़े बदले, एक लोकल शेफर्ड से थोड़ा फूड लिया और अपने नेक्स्ट मूव पर सोचा। मोरियार्थी मर चुका था, मगर उसका एम्पायर अभी बाकी था। मुझे लंदन लौटना था, मगर अभी नहीं। पहले मुझे इंश्योर करना था कि वॉटसन और मिसेस हडसन सेफ हैं। मैंने डिसाइड किया मैं डेड ही रहूंगा, एटलीस्ट दुनिया की नज़रों में। ये मेरी न्यू बिगिनिंग थी। मैंने सुना था तिब्बत में कुछ हिडन मिस्ट्रीज हैं, शायद वहां जाकर मैं अपना माइंड रीसेट कर सकूं। कई हफ्तों बाद जब मैं स्विट्जरलैंड से दूर एक छोटे शहर में था, मुझे एक न्यूज़पेपर मिला। हेडलाइन थी, शर्लॉक होम्स डाइज एट राइकनबैक फॉल्स। वॉटसन ने मेरे लिए ट्रिब्यूट लिखा था। मैंने पढ़ा और मेरे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। गुड बाय वॉटसन, मैंने धीरे से कहा। वील मीट अगेन। मैंने न्यूज़पेपर साइड पर रखा और अपनी नई जर्नी की तरफ चल पड़ा। मोरियार्थी के साथ मेरा गेम खत्म हो चुका था, मगर मेरी कहानी अभी बाकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क और थ्रिलिंग कहानी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली रात एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। मैं हूं आपका अपना ब्योमकेश बख्शी।